सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले क्लास में हम मुगल काल की शुरुआत कर चुके थे और मुगल काल के अधीन हमने सबसे पहले बाबर को देखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपने अपनी वीडियोस ऑन कर लें। बाबर को देखने की कड़ी में हमने यह देखा कि अफगान की राजधानी काबुल के प्रांत से जुड़ा हुआ एक शासक जो फरगना का निवासी था और फरगना का शासक था, कुछ भारतीयों के आमंत्रण के माध्यम से भारत पर आकर आक्रमण करता है और बाद में शनह शनह वो क्या करता है तो अपने आमंत्रणकर्ताओं को ही परास्त कर देता है और परास्त करने के पश्चात लगभग दक्षिण के कुछ प्रांत को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा कर लेता है, अधिकार जमा लेता है और इस प्रकार मुगल वंश की नींव रखी जाती है। बाबर ने इसके बाद काबुल के निवासियों में चांदी का सिक्का बंटवाया और इस कड़ी में उसने स्वयं को कलंदर की उपाधि दी, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी, जो बाद में अनुवादित बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसको भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। बाबरनामा के लेखक कौन है? जल्दी। वेरी गुड। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? वेरी गुड, बेवरिज और एरस्किन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। आज का टॉपिक था जहांगीर। जहांगीर से हम आज की कक्षा को देखेंगे और धीरे धीरे हम आधुनिक भारत की तरफ जा रहे हैं। और जीएस का बैकबोन और जीएस का सबसे बड़ा खंड इतिहास ही होता है। यदि इतिहास समाप्त कर लेते हैं तो बाकी खंडों में आपको कम परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, समझने योग्य टॉपिक ज्यादा है। तो आज के हेडिंग के रूप में सभी अभ्यर्थी लिखेंगे हुमायूं। हुमायूं। आज के हेडिंग में लिखेंगे हुमायूं और ब्रैकेट में लिख देंगे 1530 से 1540। दो काल हैं इसके। एवं 1555 से लेकर 1556 तक, क्योंकि कल ही मैंने बता दिया था कि मध्य में हम सूर वंश को देखते हैं, जिस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान और जीटी रोड के संस्थापक सूरशाह शेरशाह सूरी का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, NH 1 और 2 को संयुक्त रूप से पढ़ाएंगे भूगोल में जीटी रोड कहते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हुमायूं को इतिहास में धैर्य और संयम का बादशाह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब धैर्य और संयम का बादशाह क्यों कहा जाता है, क्या कारण रहा? तो इसका एकमात्र कारण यह रहा, एक तो हुमायूं के दो कार्यकाल हैं। हुमायूं का जो पहला कार्यकाल है, उसके बाद हुमायूं के हाथ से साम्राज्य चला जाता है और जब दूसरे कार्यकाल में मिलता है तो हुमायूं कुछ ही समय के लिए जीवित रह पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि एक शासक के हाथ से साम्राज्य चला जाना और फिर उस साम्राज्य की पुनर्प्राप्ति के लिए आप देख सकते हैं यहां पर कि 40 से लेकर 55 तक 15 साल का गैप है। 15 साल इंतजार करना किसी शासक के धैर्य और संयम को दिखाता है। हुमायूं के बारे में सबसे खास बात यह है कि बाबर अपनी मृत्यु के पूर्व ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका था कि मेरे बाद हुमायूं ही राजा बनेगा, बादशाह बनेगा। तो चार भाइयों में सबसे ज्येष्ठ होने के कारण वह पूर्व घोषित बादशाह था, लेकिन उसने एक गलती कर दी। गलती नहीं है, लेकिन गलती साबित हो गई कि जब वो राजा बना तो साम्राज्य को अपने शेष तीन भाइयों में बराबर बांट दिया। इतिहासकार कहते हैं कि आगे चलकर यह उसके असफलता का कारण बना। ठीक है, और बाद में हुमायूं की सेकंड कार्यकाल में बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हुमायूं को इतिहास में संकल्प एवं धैर्य का बादशाह कहा जाता है। हुमायूं को इतिहास में संकल्प एवं धैर्य का बादशाह कहा जाता है। नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे। कहा जाता है, संकल्प और धैर्य का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उल्लेखनीय है कि अबुल फजल ने अबुल फजल ने हुमायूं को अबुल फजल ने हुमायूं को हुमायूं को इंसान एक कामिल की उपाधि दी थी। इंसान ए कामिल की उपाधि दी थी। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक कामिल की उपाधि दी थी। अब इसका अर्थ क्या होता है? इंसान एक कामिल, आप में से कौन बता सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है? कोई भी? इंसान एक कामिल का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है अथवा पूर्णता के बहुत निकट होता है, उसे इंसान एक कामिल कहते हैं अरबी भाषा में, फारसी भाषा में। ध्यान रखिएगा। तो पूछ सकता है आपसे कि हुमायूं को कौन सी उपाधि मिली थी? तो इंसान एक कामिल की उपाधि मिली थी। यह उपाधि किसने दी थी? तो क्या उत्तर होगा? अबुल फजल ने दी थी। इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच बांट दिया। अपने भाइयों के बीच बांट दिया और ऐसा करने वाला वह पहला शासक था। उसने अपने साम्राज्य को भाइयों के बीच बांट दिया और ऐसा करने वाला वह पहला शासक था। ठीक है, अब इसको कैसे लिखें? तो दो कॉलम बना सकते हैं, एक तरफ भाई और एक तरफ साम्राज्य क्षेत्र। दो कॉलम बना सकते हैं ऐसे। इसका एक भाई था कामरान, जिसको दिया काबुल एवं कांधार। कामरान को दिया काबुल एवं कांधार। काबुल एवं कांधार। दूसरा नंबर अस्करी, भाई का नाम लिखिए अस्करी। अस्करी, इसको कौन सा प्रदेश दिया? संभल। अस्करी को संभल। हिंदाल को मेवात। हिंदाल को मेवात। और चौथा में लिख दीजिएगा सुलेमान मिर्जा, ब्रैकेट में चचेरा भाई।
सुलेमान मिर्जा, ब्रैकेट में चचेरा भाई, ठीक है, इसको दिया बदख्शां। बदख्शां, बदख्शां। अब देखिए जैसे कितना उदार शासक है, सगे भाइयों को तो दिया ही, 4 भाई था, ठीक है, और 4 भाई में सबसे बड़ा था, तो खुद तो राजा था, कोई विशेष साम्राज्य ले नहीं सकता था। 3 भाइयों में साम्राज्य को डिवाइड कर दिया, और जो चचेरा भाई बच गया उसे भी क्या किया, बदख्शां का क्षेत्र प्रदान किया। इससे क्या दिखता है, इससे दिखता है कि वह इंसान कामिल था। इंसान कामिल समझ रहे होंगे, पूर्णता की प्राप्ति कर चुका था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भाग 2। भाग 2, भाग 2। देखिए भारत में हुमायूं के संघर्ष, संघर्ष, अब जैसा कि हम मुगल साम्राज्य में देख चुके हैं कि बाबर एक योद्धा के रूप में भारत आया था। बाबर कोई प्लान्ड तरीके से नहीं आया था, है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे होंगे। बाबर को राणा सांगा और किन 2 लोगों ने बुलाया था, कोई जल्दी से बताएं। दौलत खां और आलम खां लोधी ने बुलाया था। तो बाबर वेरी अनप्लान्ड तरीके से भारत प्रवेश किया था, उसे भी नहीं मालूम था कि क्या होगा। लेकिन चूंकि इब्राहिम लोधी को हराने के बाद उसका मनोबल बढ़ गया। कल मैंने कहा भी था कि आजकल भी देखिएगा कि छोटी सी परीक्षा लोग निकाल लेते हैं तो मनोबल बढ़ जाता है। कल मैंने बता दिया था, जैसे कोई देखिएगा 4-5 जगह कंपीट कर जाए तो क्या हो जाता है, इंसान कामिल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप मिलिए कभी ऐसे लोगों से, तब पता चलेगा, ठीक है। तो उसने तो भारत जीता था। उसके बाद क्या किया, सने सने खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में हराता चला गया सबको, बंगाल तक शासन कर लिया, ठीक है। कर तो लिया, लेकिन जब कुछ विकास कर पाता, डेवलपमेंट कर पाता, उस समय उसकी आयु पूरी हो गई और वह कहां चला गया, हूरों के पास चला गया। ध्यान रखिएगा। समझते हैं कि नहीं समझते हैं हूरों के पास जाना क्या होता है? इस्लामी प्रथा में कहते हैं कि पुण्य कर्म करने से 72 हूरों के पास व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है, उसे जन्नत कहते हैं उस भाषा में। आगे चलते हैं। तो चला गया। अब हुमायूं जब आया, बड़ा उदार था, संयमी था, धैर्यवान था। सबसे पहली चुनौती जो उसके सामने थी वह थी अफगानों से समस्या, अफगानी अटैकर से समस्या। दूसरे नंबर पर जो चुनौती थी वह चुनौती थी एक सुसंगठित शासन नीति का निर्माण करना, जो बिखरा हुआ था। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि भाइयों में साम्राज्य बांट के गलती कर चुका था। अब जिसके हिस्से में जो साम्राज्य चला गया उस पर उस भाई का कब्जा हो गया था, वह स्वतंत्र राजा बनने का प्रयास भी कर सकता था। इस प्रकार हुमायूं के सामने 3-4 बड़ी समस्याएं थी। तो हमने हेडिंग बना लिया है भाग 2 में। भाग परिचय वाला जो हिस्सा है उसको भाग 1 कर दीजिए, पार्ट 1। पार्ट 2 का हेडिंग आपने बना लिया है, भारत में उसके संघर्ष। इसमें लिखिए, सब हेडिंग बनाकर लिखिए, चुनौतियां, चैलेंजेस, चुनौतियां, चैलेंजेस, ठीक है, चुनौतियां। नंबर 1, अफगानों से निपटना, पहला।
अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है आजकल? काबुल। और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है अब, आज के समय में? वेरी गुड। डूरंड लाइन कब बनी थी? 96, 1896 के आसपास, 96 में बना था। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखाएं हैं? कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। और दूसरी कौन सी रेखा है? लाइन ऑफ कंट्रोल, ध्यान रख लेंगे। और वास्तविक नियंत्रण रेखा या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहां पर है? भारत चीन के बीच है, उसको भी ध्यान रखेंगे। मूल बातों पर आते हैं। तो पहला पॉइंट है अफगानों से निपटना। नंबर 2, राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। सुदृढ़ करना, ठीक है। नंबर 3, भाइयों और विरोधी शासकों से निपटना। भाइयों और विरोधी शासकों से निपटना। चौथा लिखिए, प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना। प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना। अब हुमायूं के समय जो दिक्कत थी वो ये थी कि बाबर से जिन लोगों को शिकस्त मिला था, जो लोग हार गए थे बाबर से, ध्यान रखिएगा, वो गैंग एक्टिव हो रहा था, सक्रिय हो रहा था कि बाबर के बाद जो शासक आएगा यदि वो कमजोर निकला तो रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे और वापस से अपनी सत्ता पर पुनः कामयाबी प्राप्त कर लेंगे। इस कड़ी में पूर्वी क्षेत्र में नोहानियों का विद्रोह उल्लेखनीय है, इसको मौखिक रूप से याद रख लेंगे। अब हम युद्ध में चलेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, फर्स्ट लिखिए कालिंजर का युद्ध 1531। कालिंजर का युद्ध 1531, ठीक है। दूसरा लिखिए चुनार, चौहरसू का न आकर र, चुनार का युद्ध 1532। 1532। लिखिए इसे दौरा या दोहरिया का युद्ध भी कहते हैं। दौरा या दोहरिया का युद्ध भी कहते हैं। ब्रैकेट में अफगानियों के साथ युद्ध लड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखिए बहादुर शाह से संघर्ष 1535-36। 35-36। इसमें एक लाइन ऐड कर देंगे, गुजरात और मालवा को जीत लिया। गुजरात और मालवा को जीत लिया। देखिए चुनार का दूसरा युद्ध उसके बाद 1537। इसी में एक लाइन जोड़ दीजिएगा, हुमायूं ने गौर का नाम बदलकर जनताबाद रखा। हुमायूं ने गौर का नाम बदलकर जनताबाद रखा। और इन युद्धों को ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि इतने इतने ईस्वी में युद्ध हुए थे। यदि आपको जानकारी चाहिए तो मैं बता दूं कि जो सबसे पहला आपने लिखा है कालिंजर, उसमें रुद्रदेव पर शक था
कि वो अफगानियों का साथ दे रहा है, इसलिए युद्ध हुआ था। तो ढेर सारे युद्ध शकों के दायरे में हुए, जो ऐतिहासिक रूप से थोड़े कम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा वो कालिंजर पूछा जाएगा और चौसा का युद्ध पूछा जाएगा, जो महत्वपूर्ण है। तो अगला लिखेंगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ब्रैकेट में 27 जून 1539। ठीक है, लिख दीजिएगा। शेरशाह विजयी हुआ, शेरशाह सूरी विजयी हुआ, जिसका पूर्व नाम शेर खां था। शेरशाह विजयी हुआ जिसका पूर्व नाम शेर खां था। अब शेर खां नाम क्यों पड़ा था? तो शेरशाह ने एक समय में शेर को मार दिया था, उसके बाद उसने अपना नाम शेर खां रख लिया था। इसको ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट में लिख देंगे कर्मनासा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। कर्मनासा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही गौर जिसका नाम बदल दिया था, और क्या नाम रखा था गौर का? जन्नताबाद। जब गौर से बंगाल प्रांत से युद्ध करके लौट रहा था, तो वहां तो हुमायूं के बेटे शेरशाह के बेटे को हुमायूं ने हरा दिया था। लेकिन जब यहां आया तो उसका पीछा करता हुआ शेर खां भी आ गया और कर्मनासा के तट पर इसको घेर लिया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। कहा जाता है कि एक निजाम नाम का भिस्ती था, हुमायूं का भिस्ती, जिसने हुमायूं की जान बचाई। यदि निजाम ना होता तो शेरशाह ने हुमायूं की हत्या कर दी होती। ध्यान रखिएगा। तो बाद में प्रसन्न होकर हुमायूं ने निजाम नाम के उस भिस्ती को एक दिन का राजा बना दिया। और वो जब एक दिन का राजा बना तो उसने चमड़े का सिक्का जारी किया, जो इतिहास में याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिख दीजिए नोट में, लिखिए इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती द्वारा हुमायूं की जान बचाई गई। हुमायूं की जान बचाई गई। हुमायूं की जान बचाई गई। ठीक है, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2। हुमायूं ने निजाम को एक दिन का शासक बनाया था। हुमायूं ने निजाम को एक दिन का शासक बनाया था एवं निजाम ने चमड़े का सिक्का जारी किया था। चमड़े का सिक्का जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, 17 मई 1540। कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540। 1540। अब यह युद्ध क्यों हुआ था? एक बार हुमायूं पुनः तैयार होकर आया, युद्ध जीत जाए,
लेकिन इस बार हुमायूं अंतिम रूप से हार गया, सत्ता से बेदखल हो गया और शेरशाह ने स्वयं को भारत का सम्राट घोषित किया। लिख दीजिए। देखिए, यह युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच कन्नौज या बिलग्राम में हुआ। कन्नौज या बिलग्राम में हुआ। बिलग्राम में हुआ, जिसमें जिसमें शेरशाह ने निर्णायक जीत हासिल की। जिसमें शेरशाह ने निर्णायक जीत हासिल की। निर्णायक जीत हासिल की और हुमायूं को सत्ता से बेदखल कर दिया। हुमायूं को सत्ता से बेदखल कर दिया। सत्ता से बेदखल कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार देकर कुछ पॉइंट यहां लिख लीजिए जो शेरशाह के विषय में है, क्योंकि कल हमने सूरवंश के बारे में भी चर्चा की थी। लिखिए, शेरशाह ने सूरवंश की नींव रखी। शेरशाह ने सूरवंश की नींव रखी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब जहां आपने 1539 और 40 का युद्ध लिखा है, चौसा और बिलग्राम, इसको 5-5 बार टिक लगा लीजिए। बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है परीक्षा में। याद होने के बावजूद यहां गलती होने की प्रबल संभावना होती है, कई बार हम भूल जाते हैं। तो पहले चौसा, उसके बाद बिलग्राम। ऐसे याद रख लीजिए कि पहले च, उसके बाद ब आता है, याद रहेगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, शेरशाह को भारतीय इतिहास में शेरशाह को भारतीय इतिहास में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक, कौमा प्रशासनिक सुधारक, प्रशासनिक सुधारक, कौमा रैयतवारी व्यवस्था के द्वारा लगान वसूलने वाला, रैयतवारी व्यवस्था के द्वारा लगान वसूलने वाला, रैयतवारी व्यवस्था के द्वारा लगान वसूलने वाला, कौमा चांदी का सिक्का जारी करने वाला, चांदी का सिक्का जारी करने वाला, कौमा जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करता। कभी नहीं भूलिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करता, कौमा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाला, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाला, और कालिंजर के युद्ध में मृत्यु के कारण इतिहास में याद रखा जाता है। नीचे लिख दीजिए, मृत्यु 22 मई 1545, कालिंजर।
एक अटैक में बारूद के विस्फोट से मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। 22 मई 1545, कालिंजर। आगे चलते हैं। इतनी बातों के लिए शेरशाह को याद रखते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया मुगलों के समय में, यह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे इतिहास के दौरान हमने यही देखा है कि आधे इतिहास में तो बिहार की पटना ही देश की राजधानी है कि नहीं है? मौर्य काल में क्या है? पटना ही देश की राजधानी है। लेकिन सल्तनत काल से हम फिर दिल्ली को देखते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए 1541 और तीर का चिन्ह। आगे चलते हैं। देखिए 1541 और तीर का चिन्ह। 1541 और तीर का चिन्ह। देखिए हुमायूं ने हामिदा बानो बेगम से विवाह किया। हुमायूं ने हामिदा बानो बेगम से विवाह किया। विवाह किया। नीचे 1542। 1542। देखिए अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वीरसाल, राजा वीरसाल, वह का र, यही इन्होंने शरण लिया था। वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए महत्वपूर्ण है कि कालांतर में 1555 में कालांतर में 1555 में 1555 में मच्छीवारा तथा 1556 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित कर दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
ठीक है। सिकंदर सूर किस वंश का था? शेरशाह के वंश का ही अगला शासक था। इसको हरा दिया लास्ट में और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। ठीक है। तो वापस से क्या हुआ, 1555 में राजा बन गया हुमायूं। लिखिए 1556। इसमें लिखिए दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिख दीजिए। देखिए इस कड़ी में लेनपुल ने कहा, इस कड़ी में लेनपुल ने कहा, लेनपुल ने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इस कड़ी में लेनपुल ने कहा कि वह जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा, वह जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। ठीक है। किसके बारे में कहा? हुमायूं के बारे में कहा कि वैसे साम्राज्य को लेकर संघर्ष करता रहा और फिर बाद में क्या हुआ, सीढ़ियों से गिरा और चला गया। आगे चलते हैं। देखिए हेडिंग में पार्ट 3 कर दीजिए, हुमायूं की उपलब्धियां। हुमायूं की उपलब्धियां। हुमायूं की उपलब्धियां। लिखिए गुलबदन बेगम ने गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। इस कड़ी में, इस कड़ी में उसके दरबारी इतिहासकार इस कड़ी में उसके दरबारी इतिहासकार होंडा मीर ने भी, इस कड़ी में उसके दरबारी इतिहासकार होंडा मीर मौदरही का र ने भी हुमायूं नामा लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हुमायूं के समय में ही
हुमायूं के समय में ही मुगल चित्रकला की नींव पड़ी। मुगल चित्रकला की नींव पड़ी, जिसमें जिसमें दरबारी चित्रकार जिसमें दरबारी चित्रकार मीर सैयद अली दरबारी चित्रकार मीर सैयद अली एवं अब्दुस समद अब्दुस समद को अब्दुस समद समद को तारीख एक खानदान तैमुरैया तारीख ए खानदान तैमुरैया तैमुरैया के पांडुलिपि के चित्रांकन का दायित्व सौंपा। दायित्व सौंपा, ध्यान रखिएगा, चित्रकार का नाम भी ध्यान रखेंगे। दायित्व सौंपा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, हाजी ह आकार जद रहकर हाजी बेगम हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया जो जो गुंबद शैली एवं चारबाग शैली से प्रभावित थी। गुंबद शैली और चारबाग शैली से प्रभावित थी। एक लाइन ऐड कर दीजिए, इसका नक्शा मिर्जा ग्यास बेग ने बनाया था। इसका नक्शा मिर्जा ग्यास बेग ने बनाया था एवं इसी नक्शे से प्रभावित होकर ताजमहल बना। इसी नक्शे से प्रभावित होकर ताजमहल बना।
ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? कौन बताएंगे? एनीबॉडी? विष्णु जी आप सुनाइए, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? विष्णु जी और आदित्य जी में से कोई एक बता देंगे जल्दी। इतना चर्चित है, दिल्ली में है हुमायूं टॉम। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की लिस्ट में आप देखिएगा, टूरिस्ट प्लेसेस में एक है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, दिल्ली में पर्यटन केंद्र है आजकल, चर्चित है, कभी नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं। इसी के तर्ज पर चारबाग शैली में ताजमहल का निर्माण हुआ है। लिख दीजिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, याद रहेगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हुमायूं ने मीना बाजार की शुरुआत की। हुमायूं ने मीना बाजार की शुरुआत की। हुमायूं ने मीना बाजार की शुरुआत की। ठीक है, नहीं भूलिएगा, महत्वपूर्ण है। शुरुआत की। देखिए अन्य बातें, अन्य बातें। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने गुनियात उल मुगनिया, गुनियात उल मुगनिया नामक संस्कृत की पुस्तक लिखवाई। संस्कृत की पुस्तक लिखवाई जिसमें संगीत का संकलन है। संगीत का संकलन है। संकलन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्वालियर के राजा मानसिंह ने, ग्वालियर के राजा मानसिंह ने मान कौतूहल नामक, मान कौतूहल नामक पुस्तक की रचना की। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने मान कौतूहल नामक पुस्तक की रचना की। रचना की। अन्य बातों में कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखा देते हैं दो चार, जो कहीं आसानी से नहीं मिलते हैं, उसको यहां संकलित कर लीजिए। इस तो हम बूस्टर फैक्ट्स में लिखते ही हैं। एक और पॉइंट लिख दीजिए इसमें। देखिए जौनपुर के शासक, जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह शर्की, इब्राहिम शाह शर्की, शर्की एवं मालवा के शासक बाज बहादुर, मालवा के शासक
बाज बहादुर। बाज बहादुर का संगीत के प्रति विशेष लगाव था। संगीत के प्रति विशेष लगाव था। ठीक है, लास्ट पॉइंट। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, इस प्रकार हमने हुमायूं को समाप्त कर लिया है। आप हेडिंग में लिखिए सूरवंश। सूरवंश, ब्रैकेट में शेर शाह सूरी। एक क्लास चाहिए इसमें ढंग से देखने के लिए, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा के दृष्टिकोण से बैकबोन है और अन्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बिहार प्रांत का उल्लेख मिलता है। आज कुछ विशेष कार्य होने के कारण थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। इस क्लास को हम कल से लेंगे और शेरशाह सूरी को कल देखेंगे। और कल की क्लास लंबी चलेगी, पहले ही बता देता हूं। और शेरशाह सूरी के बाद गणित के 100 सवालों को आपने बनाया कि नहीं, इसकी जांच की जाएगी। यदि आपने नहीं बनाया होगा तो आपको दंड भी मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति से 500 रुपया जुर्माना के तर्ज पर लिया जाएगा दंड के तौर पर, जिसने भी नहीं बनाया है। और वो तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक किसी एक चैप्टर में एक्सट्रीम परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे। तो समय है, अभी भी समय है, बना लीजिए। कितने लोगों ने बनाया है, कोशिश की है 100 सवालों को डील करने की? हाथ खड़े करें एक बार। आधे लोगों का हाथ अभी भी नहीं खड़ा है। ठीक है, आज मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं, पूछताछ के बाद। लेकिन 2 मिनट पूछताछ कर लेते हैं। फोटो जी, आप बताएंगे एक्स और वाई का मध्यानुपाती बराबर। कहां तैयारी हुई? ज्योति कुमारी, एक्स वाई का मध्यानुपाती बराबर। वेरी गुड। कपिल बताएंगे एक्स और वाई का तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है? क्विकली, इतना समय नहीं लगना चाहिए। आदित्य जी बताएंगे एक्स और वाई का तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। कोई भी? वाई स्क्वायर बट्टे एक्स, कभी हर हाल में याद रखना है। अच्छा, यदि 4 पद समानुपाती में हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या संबंध है चारों में, ये कौन बताएंगे? हाँ, 1 into 4 इक्वल्स 2 into 3। वेरी गुड, ठीक है। एक्स और वाई का वर्गानुपाती क्या होगा? एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। और एक्स और वाई का उपघनानुपात क्या होगा? √x³ अनुपात √y³। उसको बना लीजिए, कल उसको देखेंगे। शेरशाह सूरी के समाप्ति के बाद उसी को देखेंगे, चाहे क्लास कितनी भी लंबी चली जाए। डाटा बचा के रखेंगे आप लोग, सभी लोग प्रेजेंट हो जाएंगे, उसमें डॉट्स को देख लेंगे, फिर अगले 100 सवाल का कंसेप्ट दे देंगे आपको। बहुत आसान चैप्टर है, जहां दिक्कत होगी टेक्निकल विधि से यहां सॉल्व कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। सभी को शुभ रात्रि। थोड़ी व्यस्तता के कारण आज निकलना पड़ रहा है। कल अगली कक्षा को इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। राइट।